नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। हम सबसे पहले आपको भारत का एआई वाला भविष्य दिखाएंगे। आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज दिल्ली में थे और उन्होंने एआई क्रांति का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने पेश किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को एआई का नया मंत्र दिया जिसका नाम है मानव। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एआई की क्रांति से भयभीत हैं, लेकिन भारत को इसमें भय नहीं बल्कि भाग्य नजर आता है। आज हम भारत के इसी एआई वाले भाग्य को डिकोड करेंगे और हो सकता है कि एआई का ये भाग्य आपके भाग्य के साथ भी जुड़ा हो। इसके बाद इस सवाल को डिकोड करेंगे कि क्या अमेरिका किसी भी वक्त अब ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने पिछले 23 वर्षों में पहली बार मिडिल ईस्ट में अपने सबसे ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं और इस वीकेंड तक अमेरिका के 13 बड़े वॉरशिप्स ईरान के आसपास तैनात हो जाएंगे। आज हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या दुनिया में एक और बड़ा युद्ध बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और आखिर में आपके पसंदीदा न्यूज शो डिकोड के आज 200 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं। ये सिर्फ 200 एपिसोड्स नहीं है, इनमें सैकड़ों कहानियां हैं, हजारों अनुभव हैं और ये हमारे और आपके अटूट रिश्ते का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। आज आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सिर्फ 9 महीनों के अंदर डिकोड न्यूज का धुरंधर बन चुका है। तो डिकोड के 200वें एपिसोड में मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एआई इंपैक्ट समिट का औपचारिक उद्घाटन किया। सबसे पहले हम आपको एआई समिट की सबसे शक्तिशाली तस्वीरें दिखाते हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दुनिया की टेक्नोलॉजी और एआई कंपनियों के 13 शीर्ष अधिकारी और सीईओज शामिल थे और यही बड़ी बड़ी कंपनियां अब पूरी दुनिया के एआई के भविष्य को तय करेंगी। सबसे पहले आप ये पूरी तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के दाईं तरफ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, बाईं तरफ ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन खड़े हैं। इसके अलावा इस तस्वीर में मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदाई भी हैं। ये तस्वीर कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने जिन 4 बड़ी कंपनियों का जिक्र अभी आपके सामने किया, आज के समय में इन 4 बड़ी टेक कंपनियों की कुल जो कीमत है, बाजार की कीमत, वो है 556 लाख करोड़ रुपए। 556 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था लगभग 405 लाख करोड़ रुपए की है, यानी उससे भी ज्यादा कीमत इन 4 बड़ी टेक कंपनियों की है। दुनिया की ये दिग्गज बड़ी बड़ी टेक और एआई कंपनियां भारत में अगले 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी। फिर से आप सुन लीजिए, 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगी और यह निवेश डेटा सेंटर्स को बनाने में और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए यहां पर किया जाएगा। इस एआई समिट में ब्राजील, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, नेदरलैंड्स और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सहित दुनिया भर के 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के नेताओं के साथ ये दोस्ती भी दिखाई दी। अब आप एआई समिट की आज की कुछ शानदार तस्वीरें देखिए। आप यहां जा नहीं पाए होंगे, लेकिन घर बैठे हम आपको उन तस्वीरों के जरिए ये अनुभव जरूर दे सकते हैं।
आज पूरी दुनिया में एआई के सही इस्तेमाल को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के इस ग्लोबल समिट में एआई के इस्तेमाल को लेकर भारत का एक नया मंत्र दुनिया के सामने पेश किया और इसे कहते हैं मानव। यह है मानव विजन। मानव के पहले अक्षर एम का मतलब है मॉरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी नैतिकता। एआई ऐसा ना हो कि वो समाज को नुकसान पहुंचा दे या गलत फैसले ले ले। यहां पर ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी जवाबदेही। अगर एआई से कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, कौन उसकी जिम्मेदारी को लेगा, यह तय होना चाहिए। इसके बाद एन का अर्थ है नेशनल सॉवरेनिटी, यानी राष्ट्रीय अधिकार। जिस देश का डेटा है उसी का एआई पर अधिकार भी होना चाहिए और डेटा पर उसी का अधिकार हो। दूसरा ए बताता है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां या अमीर देशों तक सीमित ना रहे, यह सभी के लिए मददगार बने, हर आम आदमी तक एआई पहुंचे और वो इसका लाभ ले सके। वी का मतलब है वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी यह कानूनी हो और भरोसेमंद तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए। कानूनी तरीके से सही हो और भरोसेमंद हो, आप इस पर विश्वास कर सकें कि आपका जो डेटा है वो कभी लीक नहीं होगा। इस पूरे मानव विजन का संदेश है कि एआई का विकास इंसानियत, जिम्मेदारी और सबके हित में होना चाहिए। न्यू दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन और मानव विजन कहता है एम मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, रोबस्ट ओवरसाइट। एन नेशनल सॉवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। आज दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल को लेकर दो प्रकार की सोच है। पहली सोच यह है कि एआई का गलत इस्तेमाल हो सकता है, लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। जबकि दूसरी सोच यह है कि एआई किसी देश के विकास को बहुत आगे भी बढ़ा सकता है, इंसान की जिंदगी को बहुत आसान कर सकता है। बड़े बड़े देशों में, गरीब देशों में विकास की जो गति है उसे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि कुछ लोग एआई की क्रांति से भयभीत हैं, लेकिन भारत को इसमें भय नहीं बल्कि भाग्य नजर आता है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है,
एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। अब आपको एआई इंपैक्ट समिट की एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बड़ी ट्रेंड कर रही है, दुनिया भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो 2 राइवल्स को भी एक मंच पर ले आते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में एआई के जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक मंच पर ले आया। इसके अलावा उन बड़ी कंपनियों के सीईओज को भी एक मंच पर लाया जिनके बीच भारत और पाकिस्तान जैसी राइवलरी है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में ऐसे लोग भी मंच पर एक साथ तो आ गए, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो मंच पर तो थे एक साथ लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के एक तरफ ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन है और सैम ऑल्टमैन की बगल में एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदाय खड़े हुए हैं। ये दोनों साथ साथ खड़े हैं और ये दोनों ही दुनिया की बड़ी और अमेरिकी एआई कंपनीज के सीईओज हैं। जब प्रधानमंत्री ने सभी एआई दिग्गजों को अपना हाथ उठाकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की, उन्हें कहा कि हम सब अपने हाथ उठाते हैं एक साथ, एक दूसरे के हाथ पकड़कर दुनिया में एकता का एक संदेश देते हैं, तो उस दौरान सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोदाय ने अपने हाथ नहीं मिलाए। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए, जहां ये दोनों खड़े थे, इन्होंने हाथ ऊपर तो किए, प्रधानमंत्री के साथ तो सैम ऑल्टमैन ने अपना हाथ पकड़ के रखा, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी का हाथ नहीं पकड़ा। तो ये वीडियो अभी आपने देख लिया, इस वीडियो को अभी आप देखते रहिए। यह घटना भले ही देखने में छोटी लगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है। एंथ्रोपिक के सीईओ पहले ओपन एआई में सैम ऑल्टमैन के साथ ही काम किया करते थे और उस समय वो रिसर्च विंग के वाइस प्रेसिडेंट थे। और ऐसा माना जाता है कि एआई के इस्तेमाल को लेकर, एआई के भविष्य को लेकर, एआई की सुरक्षा को लेकर दोनों के बीच में मतभेद हो गए। सैम ऑल्टमैन जैसे कुछ लोग मानते थे कि एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने से एआई बेहतर होगा और समाज को जल्दी इसका लाभ मिलेगा, जबकि डारियो जैसे कुछ लोगों की यह राय थी कि एआई को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने से पहले उसकी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो सिक्योर रहे, उसमें डेटा कैसे सिक्योर रहेगा, उसकी सिक्योरिटी पर पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी अब आगे कैसे बढ़ना है, ओपन एआई नाम की इस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसे लेकर 2 वरिष्ठ लोगों के बीच में मतभेद हो गए। और यह मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि डारियो के साथ कई और लोगों ने ओपन एआई नाम की इस कंपनी को छोड़ दिया। फिर वर्ष 2021 में ओपन एआई को छोड़कर निकले इन लोगों ने एंथ्रोपिक नाम की एक और कंपनी की स्थापना की और उनके जो चैटबॉट है, उन्होंने एक और चैटबॉट उसके मुकाबले में, चैट जीपीटी के मुकाबले में अपना लॉन्च कर दिया। डारियो जो हैं वो अभी एंथ्रोपिक के ही सीईओ हैं और ये जो एंथ्रोपिक नाम की कंपनी है और डारियो दोनों ही अब ओपन एआई को खुली टक्कर दे रहे हैं। ओपन एआई जो कंपनी है ये वर्ष 2015 में बनी थी और आज इस कंपनी की बाजार की कीमत है 45 लाख करोड़ रुपए, जबकि एंथ्रोपिक वर्ष 2021 में बनी और आज इसकी कीमत पहुंच गई है 34 लाख करोड़ रुपए। यानी सिर्फ 5 वर्षों में एआई कंपनी एंथ्रोपिक अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ओपन एआई के बहुत करीब पहुंच गई। आज सिर्फ 20 सेकंड के इस वीडियो ने एआई की दुनिया में चल रहे इस कोल्ड वॉर को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। आज पूरी दुनिया में भारत एआई और टेक्नोलॉजी का
एक बहुत बड़ा कंज्यूमर देश है। भारत में जब से डिजिटल क्रांति हुई है, लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर जागरूकता पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। आज हमारे देश में 50 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा सबूत है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत की इस डिजिटल पावर की आज प्रशंसा की। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built. A digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के इस डिजिटल ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहती हैं, भारत के इस इतने बड़े बाजार का हिस्सा बनना चाहती हैं और भारत में जो क्रांति आई है, डिजिटल क्रांति, वो इसमें शामिल होना चाहती हैं। और इसीलिए गूगल भी भारत में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा यहाँ निवेश करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों का अपने भाषण में जिक्र किया। It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Visakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. इस समय हमारे देश में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ है और इसमें 1/3 से ज्यादा हमारे देश के छात्र हैं, युवा हैं। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि अगले 2 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक ताकत लोगों के दिमाग में नहीं, बल्कि इन डेटा सेंटर्स में मौजूद होगी। India, the world's largest democracy, is well positioned to lead in AI, not just to build it, but to shape it and decide what our future is going to look like. And it's important to move quickly. On our current trajectory, we believe we may be only a couple of years away from early versions of true superintelligence. If we are right, by the end of 2028, more of the world's intellectual capacity could reside inside of data centers than outside of them. तो दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अभी आपने ओपन एआई के सीईओ को देखा। अब ओपन एआई का जो सबसे बड़ा राइवल है और एक जमाने में सैम ऑल्टमैन के साथ ही काम करने वाले डारियो अमोदोई, जो कि एंथ्रोपिक कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि एआई के बेहतर इस्तेमाल को लेकर भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। On the risks, India is the world's largest democracy and can be a partner and leader in addressing the global security and economic risks of the technology. We'd like to work with India on testing and evaluation of models for safety and security risks in the tradition that was started by many global and national AI security institutes that have been stood up around the world. तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना मानव का जो मंत्र है वो पूरी दुनिया के सामने आज रखा, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो सीईओज हैं, उन्होंने आज क्या क्या कहा, ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक आप ये सुनते आए हैं कि एआई लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा, लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना देगा, लेकिन अब एआई की वजह से एक और नई समस्या भी शुरू हो चुकी है। अब हर नया एआई का मॉडल
पुराने एआई को खत्म कर रहा है। एआई अब खुद को लगातार अपडेट कर रहा है। उसकी समझने की क्षमता और उसकी स्पीड इतनी तेजी से बदल रही है कि पुराना एआई नए एआई के सामने अब टिक नहीं पा रहा। और जिस एआई मॉडल को देखकर लोग 1 महीना पहले तक हैरान होते थे, वो 1 महीने के बाद ही आज पुराना सा लगने लगा है। और एआई के इस बदलाव से हमारे देश की आईटी कंपनियों के शेयरों में पिछले 2 हफ्ते में भारी गिरावट आई है। ज्यादातर आईटी कंपनियों के शेयरों में 10 से 25% तक गिरावट आई है। सिर्फ 8 दिनों में आईटी शेयरों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि एआई की वजह से हमारे देश की जो परंपरागत आईटी कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो की कमाई अरबों डॉलर तक घट सकती है। और ऐसा सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर की उन सभी आईटी कंपनियों के साथ होगा जो एआई पर काम नहीं कर रही या नहीं करेंगी। इसीलिए आज एआई में जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पहले टेक्नोलॉजी के बदलावों में वर्षों लग जाया करते थे। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन को घर घर तक पहुंचने में दशकों लगे। लेकिन एआई बिल्कुल अलग है। ये सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में खुद को बेहतर बना रहा है। जो काम इंसान दशकों में सीखते थे, एआई अब कुछ महीनों में सीख रहा है। पहले इंसान एआई की कोडिंग किया करते थे, अब एआई खुद ही अपनी कोडिंग कर रहा है, नए नए टूल्स बना रहा है और अपने मॉडल्स में लगातार सुधार कर रहा है। एआई अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखता, बल्कि वीडियो, म्यूजिक, गेम्स और डिजाइन बना रहा है। फिल्म, कानून, विज्ञान और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग अब बढ़ रहा है। एआई की रफ्तार सीधे 1, 2, 3 या 4 जैसी नहीं है, बल्कि ये 2, 4, 8, 16, 32 और फिर शायद सीधे 1600 तक जाएगा। यानी हर नया एआई पुराने से कई गुना ज्यादा आगे निकल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने कहा है कि अगले 12 से 18 महीनों में कंप्यूटर पर ज्यादातर रूटीन काम करने वाले लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। उनके अनुसार चाहे आप वकील हों, अकाउंटेंट हों या कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल हों, अगर आपका काम कंप्यूटर के सामने बैठकर होता है तो अगले 1.5 साल में आपके ज्यादातर काम एआई द्वारा ही किए जा सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एक प्रोफेशनल की तरह काम करेगा। इसी तरह से टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने कुछ महीने पहले दावा किया था कि अगले 10 से 20 वर्षों में इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जब चाहे, जैसा चाहे और जो काम चाहें अपनी मर्जी से कर पाएंगे। इसके बाद लोग शौकिया तौर पर काम किया करेंगे। एआई क्रांति से लोगों को कुछ नया करने का मौका मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिलता था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी में खुश नहीं है, अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है, क्योंकि वो कुछ और करना चाहते थे। आज भी वो मजबूरी में काम कर रहे हैं। ऐसे में जब एआई ये सारे रूटीन काम करने लगेगा तो लोग अपनी मर्जी का प्रोफेशन, अपनी मर्जी का काम चुन पाएंगे। लोग कला, संगीत, समाज सेवा, कुकिंग या कुछ भी, आपका जो भी पैशन है उसे आप पूरा कर पाएंगे। हालांकि आज जब हम इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को इस पर यकीन नहीं होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो संगीतकार बनना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो गायक बनना चाहते होंगे, कुछ लोग कुछ और काम करना चाहते होंगे। लेकिन आज अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो संगीतकार बनना आसान नहीं है। आप अपना खुद का म्यूज़िक क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन एआई के आने के बाद आप में से कोई भी व्यक्ति ये काम कर पाएगा। आज जो बातें कल्पना लगती हैं वो कुछ वर्षों में वास्तविकता बन सकती हैं। और हो सकता है कि एआई डॉक्टर से बेहतर इलाज करने लगे, वकील से बेहतर कानून में जाकर, अदालत में जाकर दलील दे सके, शिक्षक से बेहतर आपको पढ़ा दे और इंजीनियर से बेहतर आपके लिए नया डिज़ाइन बना दे। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि शोले से बेहतर फिल्म भी एआई सिर्फ कुछ घंटों में बना देगा, कुछ हजार रुपए की लागत लगाकर। एआई की इस क्रांति से आपको डरने की नहीं, बल्कि इसके लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मशहूर फाइनेंशियल कंपनी पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक एआई की वजह से हमारे देश में वर्ष 2027 तक यानी अगले ही साल तक 23 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इसीलिए जो लोग एआई को सीख जाएंगे
उनके लिए रोजगार के नए मौके बहुत ज्यादा होंगे। जैसे एआई को ऑपरेट करने के लिए विशाल बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हमारे देश में चाहिए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब इन डेटा सेंटर्स को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। इसके लिए डेटा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह एआई खुद से नहीं सीखता, उसे सिखाना पड़ता है। आज एआई ट्रेनर जैसे नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जो 5 साल पहले तक मौजूद ही नहीं थे। इसलिए जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं और आपके घर में युवा हैं, छात्र हैं, आपके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आप सोचते हैं कि आगे भविष्य के लिए उनको कैसे तैयार करें, तो इस समय सबसे ज़्यादा जो मौके हैं वो एआई के क्षेत्र में हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक वो जो एआई का इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, और एक वो जो अपने काम में एआई का इस्तेमाल करना नहीं जानते, जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे, और जो लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो पीछे छूटते चले जाएंगे। अब आपको एआई के क्षेत्र में हो रहे एक और बड़े बदलाव के बारे में बताते हैं। हाल ही में दुनिया की बड़ी टेक कंपनी मेटा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की मालिक है, उसे एक बहुत ही खास एआई पेटेंट मिला है। वो पेटेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहेंगे कि आपकी मृत्यु के बाद भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो सक्रिय रहें। आप अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पहले की तरह ही सोशल मीडिया पर आपकी तरफ से पोस्ट डालते रहें। क्या आप ऐसा चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आप अपनी मौत के बाद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जिंदा रहें? तो अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो टेक्नोलॉजी यही है। मेटा को ये अब नया एक मौका मिला है, एक नया पेटेंट उसने लिया है कि जो लोग अब मर चुके हैं, अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सक्रिय रहेंगे और मेटा उनकी तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट डालता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति कई वर्षों से फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सक्रिय है और उसने हजारों पोस्ट किए हैं, फोटो डाली हैं, हजारों कमेंट्स किए हैं और हजारों चैट्स किए हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो एआई उन सब को पढ़कर यह समझ पाएगा कि वो व्यक्ति कैसे बात करता था, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता था, उस व्यक्ति की किस विषय पर क्या सोच थी, उसकी विचारधारा क्या थी, उस व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी, शख्सियत क्या थी। ये एआई उसके पुराने सारे पोस्ट्स को पढ़कर समझ लेगा और फिर वही एआई भविष्य में उसी स्टाइल में उस व्यक्ति के लिए जवाब दे सकता है, उसके पोस्ट बना सकता है। अगर कोई दोस्त हेलो लिखे तो एआई उस व्यक्ति की तरह उसके अंदाज में जवाब दे सकता है और इस तरह मृत्यु के बाद भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन मौजूद रह सकता है। तो देखिए एआई कैसे धीरे धीरे आपको आपकी मृत्यु के बाद भी कम से कम सोशल मीडिया पर तो जीवित कर ही सकता है, और ये एक बिल्कुल नई चीज आ रही है। लेकिन बहस की बात यह है जो आज आप अपने परिवार के साथ जरूर डिस्कस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप इस पर चर्चा कीजिएगा कि क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी मृत्यु के बाद एआई आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, आपके व्हाट्सएप अकाउंट से आपके दोस्तों को लगातार मैसेज भेजता रहे या सोशल मीडिया पोस्ट भेजता रहे। क्या आप ये चाहेंगे? और क्या आप ये चाहेंगे कि आपके परिवार में या आपके दोस्तों में, आपके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग अब जिंदा नहीं हैं, उनकी तरफ से भी लगातार आपको सोशल मीडिया पर जवाब आते रहें, उनके पोस्ट लगातार आप तक पहुंचते रहें? क्या आप इस विचार से कंफर्टेबल हैं? ये भी एक सोचने की बात है। आप कंफर्टेबल हैं या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पहले एआई क्रांति की बात की और बाद में उन्होंने एक और बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया, और ये बयान राजनीतिक है। उन्होंने देश में रफाल फाइटर जेट पर राजनीति करने वालों को आज करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि रफाल की डील से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। रफाल खरीदकर भारत मजबूत हुआ है।
indigenous components. It's part of this dialogue between the company and your government. And I mean, I don't see how people can criticize, because it makes your country stronger. It increases the strategic relation between us, and it creates more jobs here. And so, very clearly, we are extremely, I would say, committed to having a maximum number of Indian components and manufacturing a maximum number of critical devices in India. तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों असल में ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो मुद्दा भारत के राष्ट्रहित का है, उस पर भारत के नेता राजनीति कैसे कर सकते हैं। इसलिए आज उन्होंने खुद ही भारत के विपक्षी नेताओं को जवाब दे दिया। आपको याद होगा, हमारे देश के विपक्षी पार्टियों, नेताओं, खासतौर पर कांग्रेस ने लगातार रफाल की डील का विरोध किया था। जो रफाल हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतना जरूरी है, जिसने हमारे देश की सुरक्षा को इतना मजबूत बनाया, जो मेक इन इंडिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, उसी रफाल को लेकर हमारे विपक्षी नेताओं ने खूब राजनीति की। और राहुल गांधी ने तो वर्ष 2019 के चुनाव में रफाल को एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा तब बना दिया था। आज उन सब को राष्ट्रपति मैक्रों ने खुद ही जवाब दे दिया। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या अगले 72 घंटों में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जितनी भी खबरें लिख रहा है इस समय, उसके मुताबिक अमेरिका की सेना इसी शनिवार यानी 21 फरवरी तक ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रही है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हमला करने का फैसला नहीं लिया है। ईरान पर अमेरिका का हमला जो होगा, उसकी आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में वर्ष 2003 के बाद, जब इराक युद्ध हुआ था, उसके बाद अपने सबसे ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस समय तैनात कर दिए हैं। इसमें आधुनिक फाइटर जेट्स के साथ साथ हवा में ईंधन भरने वाले विमान और कमांड एंड कंट्रोल जैसे एयरक्राफ्ट भी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो ये हमला कई हफ्तों तक चलेगा, यानी ये हमला लंबा चलेगा। आपको याद होगा, पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सिर्फ एक बार हवाई हमला किया था, लेकिन इस बार ईरान पर हमला लंबे समय तक चल सकता है। अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेज रहा है और इस वॉरशिप का नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये वॉरशिप वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में भी शामिल था और इस पर 75 फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये वॉरशिप इस समय यूरोप के बहुत नज़दीक पहुंच गया है और अगले कुछ दिनों में ये इजराइल के करीब तैनात हो सकता है। आप इस मानचित्र पर देख सकते हैं कि इस वीकेंड तक ईरान के आसपास अमेरिका के कुल मिलाकर 13 बड़े वॉरशिप्स तैनात हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के इन्हीं वॉरशिप से किया जाएगा, जो अभी हमने आपको इस नक्शे में दिखाया है। आप एक बार फिर से नक्शे में देख सकते हैं कि कैसे ईरान को चारों तरफ से अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं उन्होंने घेर लिया है। और इन वॉरशिप्स के बेड़े में मौजूद सबमरीन्स और युद्धपोतों से टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से हमला किया जा सकता है। ये मिसाइल लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।
उन्होंने कहा है कि ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बनने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अभी 2 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है और इसका लक्ष्य होगा कि ईरान में तख्ता पलट कर दिया जाए। और दूसरे विकल्प में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल से सीमित हमला किया जा सकता है। और इन दोनों हालात में सैन्य ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है। हालांकि अमेरिका का यह दावा है कि अब तक उसने ईरान पर हमले को लेकर कोई आखिरी फैसला लिया नहीं है। और इस समय ईरान की सीमा के पास ईरान और रशिया की नौसेना मिलकर एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। और ईरान के मुताबिक ये युद्धाभ्यास पहले से ही तय था और ये उसकी सैन्य डिप्लोमेसी का हिस्सा है। You know, Iran is a hot spot right now, and they're meeting, and they have a good relationship with the representatives of Iran, and, you know, good talks are being had. It's proven to be, over the years, not easy to make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal. Otherwise, bad things happen. But we have to make a meaningful deal. But they have a great relationship with the representatives of Iran. They have a great relationship with the other one that they're really working on now. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت روتین در حوزه دیپلماسی دفاعی برنامه‌های رزمایشی مختلفی در سراسر دنیا که برنامه‌ریزی میشه، مثل رزمایش بریکس که در آفریقای جنوبی اجرا شده بود و ناوگروه ما الان در حال برگشت است و ناوگروه بعدیمون که الان در ویشاپاخاتنای هند به عنوان رزمایش میلان در حال اجرا هستن دارن انجام میدن. با کشور روسیه هم برابر روتین هم در دریای خزر، کاسپیان سی و هم در دریای جنوب جزو برنامه‌ریزیامون هستش که به صورت سالیانه در قالب دیپلماسی دفاعی به اجرا در میاد. ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध लगभग तय माना जा रहा है और पिछले महीने वेनेजुएला में अमेरिकी सेना का ऑपरेशन सिर्फ कुछ घंटों में ही खत्म हो गया था। लेकिन ईरान में अमेरिका के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा और इतनी आसानी से वो ईरान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसकी कई वजह हैं। पहली ये कि इस इलाके में अमेरिका ने 21वीं सदी में 3 युद्ध लड़े हैं और इन युद्धों के नतीजे अमेरिका के मुताबिक कभी नहीं निकले और सबसे बड़ी सैन्य ताकत होने के बावजूद अमेरिका को ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। याद कीजिए, अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला करने के बाद वर्ष 2001 में अमेरिकी सेना ने इस हमले के जिम्मेदार आतंकवादी संगठन अल कायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था। इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका की सबसे ताकतवर और आधुनिक सेनाएं थीं और दूसरी तरफ तालिबान था, जिनके पास ना तो वायुसेना थी ना नौसेना थी, यहां तक कि उनके पास कोई संगठित सेना और आधुनिक हथियार भी नहीं थे। उनके पास सिर्फ उनके लड़ाके थे, फाइटर्स थे जो बहुत मोटिवेटेड थे। यह युद्ध अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा युद्ध साबित हुआ और वर्ष 2001 से लेकर 2021 तक यह 20 वर्षों तक चला। और आखिरकार जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो फिर तब भी उसे तालिबान को ही सत्ता सौंपकर वहां से जाना पड़ा। यानी जिससे लड़ने के लिए आए थे आखिर में उसी को सत्ता सौंपकर वहां से चले गए। इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 4000 सैनिक और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की मौत हुई। दूसरा, वर्ष 2003 से अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान के साथ इराक में भी युद्ध शुरू कर दिया। इराक में लगभग 8 साल तक युद्ध चला और इसमें अमेरिका के लगभग 4500 सैनिकों और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की मौत हुई। अफगानिस्तान और इराक के इन युद्धों पर अमेरिका ने लगभग 720 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए और अपने हजारों सैनिक गंवा दिए। इसके बाद मार्च 2025 में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में यमन के हूती लड़ाकों पर हवाई हमला किया। लगभग 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स और 5 आधुनिक ड्रोन्स नष्ट कर दिए गए। उस समय हूती लड़ाके रेड सी में पश्चिमी देशों के व्यापारिक समुद्री जहाजों पर हमला कर रहे थे और इन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने ये हवाई हमले किए। लेकिन इस ऑपरेशन पर 9000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका हूती लड़ाकों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया और आखिरकार अमेरिका ने उनके साथ समझौता करके अपना ही ऑपरेशन बंद कर लिया और इनके साथ समझौता कर लिया। तो इराक में कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। अफगानिस्तान में जिनसे लड़ने के लिए आए थे बाद में उन्हीं से समझौता करके उन्हीं को सत्ता सौंप दी। और आप ये भी समझ लीजिए कि हूतियों के साथ जब उनकी लड़ाई हुई तो वहां पर भी ऐसा कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया।
इन तीनों मिलिट्री ऑपरेशंस के मुकाबले ईरान पर हमला करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के पास 6 लाख से ज़्यादा सेना है, करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ज़्यादातर सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल भी है जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार पर हमला करती है और इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। पिछले वर्ष जून में ईरान ने लगभग 500 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, जिसमें से लगभग 50 मिसाइल्स ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया था, जबकि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास ही सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाले हजारों ड्रोन्स भी हैं और इस समय रशिया भी इन्हीं ड्रोन्स को यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये जो ड्रोन्स हैं ये बैटल टेस्टेड हैं। ईरान की एयरफोर्स बहुत पुरानी है, लेकिन अमेरिका ईरान की नौसेना को कम करके नहीं आंक सकता। ईरान के पास 30 युद्धपोत और 20 सबमरीन्स हैं और ईरान की नौसेना के पास इतनी क्षमता है कि वो हॉर्मूज की खाड़ी से दुनिया को होने वाले तेल के निर्यात को भी रोक सकता है। और इसी खाड़ी से होकर दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट का 38%, इराक का 22%, यूएई का 15% और खुद ईरान के तेल व्यापार का 11% इसी खाड़ी से होकर दुनिया तक पहुंचता है। यानी इस रास्ते से होकर सबसे ज्यादा तेल वैसे तो चीन के पास पहुंचता है। चीन के इंपोर्ट का 33% तेल यहीं से होकर जाता है और यहां तक कि भारत का भी 13% तेल यहीं से आता है। और आशंका है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो हॉर्मूज की खाड़ी के रास्ते को रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है। और 17 फरवरी को ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद करने का एक अभ्यास भी किया था। ईरान का साथ देने वाले यमन के हुती लड़ाके दुनिया के एक और महत्वपूर्ण रास्ते को बंद कर सकते हैं और ये रास्ता रेड सी होते हुए सुएज कैनाल के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है और दुनिया का करीब 12 से 15% तक व्यापार इसी रास्ते से होता है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसकी एक और वजह हो सकती है इस हमले की। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जहां पर अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा नहीं है। इस समय पूरे मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में अमेरिका के 18 सैनिक अड्डे हैं। अगर ईरान पर हमला करके अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट और वहां के हर एक तेल भंडार पर अमेरिका का एक छत्र राज हो जाएगा। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है और दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, इराक, इजिप्ट, यमन और लीबिया वर्ष 1918 से पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे और पहले विश्व युद्ध के बाद इन्हें आजादी मिली। लेकिन ईरान कभी भी गुलाम नहीं रहा। ईरान को कोई गुलाम नहीं बना पाया। ईरान का एक ऐसा इतिहास है जिसमें उसका खुद का आर्किटेक्चर है, पोइट्री है, लिटरेचर है और फिलॉसफी है। यानी दूसरे अरब देशों के मुकाबले ईरान की जो पहचान है, उसकी जो संस्कृति है, वो बहुत पुरानी भी है और बहुत मजबूत है और इसीलिए ईरान पर कब्जा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। और अब बात करते हैं आपके और हमारे बीच सबसे मजबूत रिश्ते की, जिसका नाम है डिकोड। आपके पसंदीदा न्यूज शो डिकोड के आज 200 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं। आपके साथ हमारे इस रिश्ते की शुरुआत पिछले साल 15 मई को भारत के राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज़ पर हुई थी, जिसके माध्यम से हम देश के हर गांव और हर शहर तक पहुंच गए। और ये सिर्फ 200 एपिसोड्स नहीं हैं, इनमें सैकड़ों कहानियां छिपी हैं, हजारों अनुभव हैं और हमारे और आपके अटूट रिश्ते का एक अहम पड़ाव है। डिकोड सिर्फ नए भारत का नया न्यूज़ शो नहीं है, बल्कि खबरों का एक नया संस्कार है, जहां शोर नहीं बल्कि आपसे जुड़ा सरोकार है। डिकोड में हम आपको सरल भाषा में समाज, शहर, देश और दुनिया में हो रही घटनाओं और बदलावों के बारे में बताते हैं, आपको भविष्य के लिए तैयार करते हैं,
जिससे आप खुद को आने वाले कल के लिए, आप और आपका परिवार अपने आप को तैयार कर सके। जैसे भारत आजकल एआई क्रांति से गुजर रहा है, उसी तरह से डिकोड भी खबरों में एक नई क्रांति लेकर आया और इसमें हमें आपका साथ, आपका भरोसा और आपका भरपूर प्यार मिला। हमारे 200 एपिसोड्स को लोगों ने सिर्फ टीवी पर ही नहीं देखा, बल्कि यूट्यूब पर भी हमें करोड़ों व्यूज मिले हैं। तो अब आपको जरा स्कोर बताता हूं जो आपकी सफलता को भी दिखाता है। अब तक सिर्फ यूट्यूब पर ही 51 करोड़ 20 लाख से ज्यादा दर्शकों ने हमें देखा है। हमें 51 करोड़ 20 लाख व्यूज अभी तक मिले हैं। भारत की आबादी लगभग 146 करोड़ है, यानी हमारे देश में औसतन हर 3 में से 1 व्यक्ति ने डिकोड को यूट्यूब पर देखा है। अगर डिकोड का हर एक व्यू एक इंसान हो और ये सब कंधे से कंधा मिलाकर एक सीधी लाइन में हमारे सारे दर्शक खड़े हो जाएं, तो ये लाइन पृथ्वी के चारों ओर पूरे 6 चक्कर लगा लेगी। इस समय भारत में 10 करोड़ लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ 200 एपिसोड्स में ही डिकोड के व्यूज इस आंकड़े से 5 गुना ज्यादा हो चुके हैं। यानी चैट जीपीटी से 5 गुना ज्यादा लोग डिकोड के यूजर्स हैं। भारत में यूट्यूब को लगभग 51 करोड़ यूजर्स बनाने में 18 साल लगे थे, लेकिन सिर्फ 9 महीनों में ही डिकोड के व्यूज इससे ज्यादा हो चुके हैं। अगर डिकोड के दर्शकों का अपना खुद का एक देश बन जाए तो वो जनसंख्या के मामले में दुनिया में भारत और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। यूरोपियन यूनियन की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है, जिसमें 27 देश हैं और डिकोड के दर्शकों की संख्या इससे भी 6 करोड़ ज्यादा है। मशहूर फिल्म धुरंधर को 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने थिएटर में देखा और नेटफ्लिक्स पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। इसलिए आप डिकोड को न्यूज शोज का धुरंधर भी कह सकते हैं। यानी डिकोड अब सिर्फ एक न्यूज शो नहीं है, बल्कि एक बड़ी ताकत बन चुका है। ये एक ऐतिहासिक सफलता है जो हमारी मेहनत पर आपके भरोसे का प्रमाण है। डिकोड में हर दिन, हर एपिसोड में हमारी यही कोशिश होती है कि आपको बेहद आसान भाषा में खबरों के साथ विस्तार से खबरों की गहरी समझ भी मिले, उनका गहरा विश्लेषण भी आपको मिले। ये हमारी सफलता नहीं है, ये आपकी भी सफलता है और हम उम्मीद करते हैं कि हम और आप मिलकर एक टीम की तरह ऐसे ही कामयाबी के नए नए रिकॉर्ड्स आगे भी बनाते रहेंगे। इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए अफ्रीका के एक देश में 30 लाख से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स की हत्या करने का अभियान चलाया जा रहा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते, ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे तेलंगाना में अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए स्ट्रे डॉग्स की अलग अलग गांवों में बेरहमी से हत्या कर दी गई। आज हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे वर्ष 2030 में फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए एक अफ्रीकी देश मोरक्को में स्ट्रे डॉग्स की हत्या की जा रही है। वहां की सरकार पूरे देश में 30 लाख से ज्यादा आवारा कुत्तों को मारने का अभियान चला रही है। एक आंकड़े के मुताबिक मोरक्को में स्ट्रे डॉग्स की कुल संख्या 30 से 32 लाख है और एनिमल राइट्स से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कई ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिनमें स्ट्रे डॉग्स को जहर देकर मारने के आरोप लगे हैं।
मोरक्को में स्ट्रे डॉग्स की हत्या के लिए कई शहरों में सेंटर्स बना दिए गए हैं। स्ट्रे डॉग्स को क्रूरता से पकड़ा जाता है, फिर जहर देकर या गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर इनके शवों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया जाता है। दुनिया भर के एनिमल लवर्स इन हत्याओं को रोकने की मांग कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और पेटा और यूरो ग्रुप फॉर एनिमल्स जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने यह सवाल उठाया है कि अगर सरकार स्ट्रे डॉग्स की हत्या के लिए अलग अलग इतनी बड़ी सारी टीम्स और सेंटर्स बना सकती है तो फिर इनके लिए डॉग शेल्टर होम्स क्यों नहीं बना सकती। इनके लिए अगर किल सेंटर्स, इन्हें मारने के लिए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, इससे अच्छा तो यह है कि इनके लिए शेल्टर होम्स बना दिए जाएं। हालांकि मोरक्को सरकार ने स्ट्रे डॉग्स की हत्या के आरोपों का खंडन किया है और इस समस्या को दूर करने का दावा किया है। मोरक्को में स्ट्रे डॉग्स की हत्या के आरोपों का यह पहला केस नहीं है। इससे पहले वर्ष 2022 में भी 3 लाख कुत्तों की जो है हत्या कर दी गई थी। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और झूठे लोग कभी पूरी बात नहीं बताते, वो उतना ही बताते हैं जिसमें वो खुद सही लगे। नमस्कार।